साल 2021 की बात है। अक्टूबर का महीना था और हमारा मूड कर रहा था कि दशहरे की छुट्टियां इस बार लखनऊ में ना बिताकर कैंची धाम में बिताई जाएं। कैंची धाम पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल नहीं है। भीमताल से मात्र 26 किलोमीटर की दूरी पे है नीम करौली बाबा जी का आश्रम कैंची धाम। जहाँ पे गांव कैंची बसा है वहीं पर उनका आश्रम है और उसका नाम है कैंची धाम। बहुत ही खूबसूरत वादियों में बना हुआ है ये। तो प्लानिंग हो गई और जाने की तैयारियां भी शुरू हो गईं। ड्राइव मुझे ही करना था और हमारे साथी संगी जो थे वो वही यूजुअल थे, यानी मैं, मेरी मम्मी और मेरा भाई, मेरी बेटी आदि और आदि की मम्मी भी थी इस बार। कुल मिलाकर ढेर सारे लोग जैम पैक्ड होकर के इओन में टिकटॉक करते हुए कैंची धाम की ओर रवाना होने जा रहे थे। मैं वीरा अपने पॉडकास्ट मेरी दुनिया विद वीरा में आज आपके साथ एक ऐसी जर्नी शेयर करने वाली हूँ जो मेरे जीवन की बहुत ही खतरनाक जर्नी थी। वैसे तो मैंने आपसे कहा कि कैंची धाम का रास्ता बहुत ही आसान सा है, बहुत ज्यादा चढ़ाई नहीं है, बहुत घुमावदार रास्ते नहीं है, जैसा नॉर्मल एक पहाड़ी रास्ता होता है वैसा ही है। तो फिर प्रॉब्लम और खतरा ये दोनों आए तो कैसे आए? बताऊंगी आपको, सब बताऊंगी। पर एक काम करिए, आपको अगर मेरे पॉडकास्ट अच्छे लगते हैं तो भाई मुझे फॉलो जरूर करिए और जो ट्रैवलिंग के शौकीन लोग हैं उनके साथ इसे शेयर भी करिए। तो आइए वापस अपनी जर्नी पे चलना शुरू करें। तो बात थी अक्टूबर के महीने की 2021 की। कैंची धाम जाने के बारे में हमने सोचा और हम निकल भी पड़े, वही हमारे यूजुअल 5:30 से 6 बजे के बीच के टाइम में। मेरी एक बहुत ही पुरानी आदत है कि मैं जब भी खुद गाड़ी ड्राइव करके जाती हूँ, मैं हमेशा हनुमान सेतु में नीम करौली बाबा जी के दर्शन करके ही जाती हूँ। पर पता नहीं क्या हुआ उस दिन कि जब मैं मंदिर के सामने पहुंची तो दरवाजे तब तक नहीं खुले थे। तो मैंने मनी मन मानसिक नमस्कार करके नीम करौली बाबा जी को गाड़ी आगे बढ़ाई और मैंने कहा कि बाबा आप ही संभाल लेना जो भी कुछ होगा रास्ते में। मैं हमेशा ऐसे ही आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ती हूँ और जब जर्नी खत्म होती है तो मंदिर की परिक्रमा करते हुए ही घर वापस आती हूँ, चाहे जो भी टाइम हुआ हो। तो वही हंसी मजाक करते हुए गोला का रास्ता लेते हुए पीलीभीत से कुछ किलोमीटर पहले फ्रेंड्स ढाबे में रुक करके लंच करने के बाद, अरे आप फ्रेंड्स ढाबा को ढाबा मत समझिए, बहुत ही स्मार्ट जगह है। सबसे अच्छे तो यहाँ के वॉशरूम्स हैं, इतने स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। और सबसे बड़ी बात, हाईवे पे जनरली मुझे किसी भी ढाबे पे टॉयलेट रोल नहीं मिलता है, पर यहाँ पे टॉयलेट रोल और हैंड क्लीन करने के लिए जो टॉवल होता है वो दोनों हमेशा भरपूर सप्लाई में रहते हैं। प्लस यहाँ पे हमेशा फ्रेशनर का भी यूज होता है। दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि मैं इस ढाबे की कायल हो चुकी हूँ। तो जब आप पीलीभीत की ओर बढ़ रहे होते हैं और आपको दिन में ब्रेक चाहिए है तो आप इस ढाबे को जरूर ट्राई करिएगा। ओके, तो पीलीभीत होते हुए हम अपने फेवरेट एक बार फिर से सितारगंज के एवरग्रीन रिजॉर्ट में रुकते हुए शाम 6 बजे तक हम भीमताल पहुंच गए। पर यहाँ पहुंचते ही हमारा दिमाग थोड़ा सा चेंज हुआ और हमने कहा कि जब हम इतनी दूर आए हैं तो एक दिन का टाइम एक्स्ट्रा ले लेते हैं और जरा जागेश्वर के भी चक्कर लगा के आ जाते हैं। फिर क्या था, जैसा कि आपको पता है हमारा पूरा परिवार ही बहुत एक्सेंट्रिक है, सब के सब घूमने के मामले में नंबर 1 है। सबने हाँ में हाँ भर दी और हम आगे बढ़ गए। अगले दिन सुबह सुबह हमने जाते हुए नीम करौली बाबा जी से दूर से नमस्कार किया और हमने कहा कि जब हम लौट के आएंगे तब हम आपके पास टिकेंगे भी और हम आपके आराम से दर्शन भी करेंगे। पर हमें क्या पता था कि जब हम लौट रहे होंगे तो हमारे सारे हालात बिल्कुल बदल चुके होंगे। शाम 4 बजे तक हम बहुत ही आराम से जागेश्वर पहुंच गए, जहां पर गवर्नमेंट लॉज में हमने चेक इन किया अगले एक दिन के लिए। जागेश्वर मेरे दिल के बहुत करीब है। जागेश्वर एक ज्योतिर्लिंग भी है और जागेश्वर बहुत ही शांत और सुंदर जगह भी है। और जब हम जागेश्वर जाते हैं तो हम वृद्ध जागेश्वर का भी एक राउंड जरूर लगाते हैं। अगले दिन बारी थी कि हम वापस भीमताल की ओर रवाना हो जाएं।
और यहीं से शुरू हुआ एक खतरनाक सिलसिला। जैसे ही हमने सुबह आंख खोली, हमें पानी बरसता हुआ दिखाई पड़ा। अच्छा, पहाड़ों पे बरसात बहुत ही नॉर्मल चीज है। थोड़ी देर होती है और फिर रुक जाती है, फिर होती है, फिर रुक जाती है। जागेश्वर हम जितनी भी बार गए हैं, हमें थोड़ी बहुत बरसात हमेशा मिली है। तो उस बरसात पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सामान जल्दी से गाड़ी में पैक करवाने के बाद हम वापस कैंची धाम की ओर आने लगे। और यहीं से शुरू हुआ तेज खतरनाक बरसात का सिलसिला। बहुत बड़ी बड़ी बूंदें आ करके गाड़ी के शीशों से टकराने लगी। लगा जैसे गाड़ी के शीशे टूट जाएंगे। अभी हम मुश्किल से 15 या 20 किलोमीटर ही आगे पहुंच पाए होंगे, तब तक छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। ये पहाड़ कच्चे पहाड़ हैं। ज्यादातर इन पहाड़ों में भुरभुरी मिट्टी है, तो जब भी बरसात होती है, कंकड़, पत्थर, मिट्टी ये सब नीचे बह के आने लगते हैं। तो ये सब बह के नीचे आने लगे और गाड़ी चलाने में मुझे थोड़ी थोड़ी दिक्कत महसूस होने लगी, क्योंकि तेज बरसात की वजह से सामने का नजारा नहीं दिख रहा था और ऊपर से आता हुआ मटमैला पानी, वो भी कंकड़ों से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ, नीचे एक दलदल सा बना रहा था रोड पे। अब मैंने डिसाइड किया कि रास्ते में बिना कहीं रुके हुए हमें सीधे भीमताल पे जाके रुकना है। कैंची धाम हम भीमताल से वापस आके दर्शन करेंगे। और ये सोचते हुए मैंने गाड़ी बहुत तेजी से आगे बढ़ाई। अचानक से मेरी कार के ठीक सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और हमारी कार को वहीं पर उसने रोक दिया। मुझे तो लगा आज इस पत्थर से टकराकर हम सब खाई में गिरने वाले हैं। मैंने स्क्रीचिंग ब्रेक्स लगाए और एकदम से गाड़ी हॉल्ट की। तब तक 3-4 और बड़े बड़े पत्थर आ करके उस रास्ते पर इकट्ठा हो गए। किसी तरह से धीमे धीमे बचते हुए, बहुत ही किनारे से गाड़ी निकालते हुए मैंने गाड़ी को आगे बढ़ाया। कैंची धाम पहुंचते ही साथ मैंने मनी मन बाबा को मानसिक नमस्कार किया और मैंने कहा, कल जब बारिश कम हो जाएगी बाबा, तब फिर मैं आराम से आपके पास आऊंगी। और ये कहकर मैंने गाड़ी थोड़ा सा आगे ही बढ़ाई थी नीम करोली बाबा जी के आश्रम से कि अचानक एक जगह से रोड पूरा अंदर चला गया था और उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ पानी बह रहा था। बहुत बड़े बड़े पत्थर आकर उस खांचे में रुक गए थे और यहाँ पर एक बहुत लंबा ट्रैफिक जैम लगा हुआ था, क्योंकि गाड़ियां उन पत्थरों को पार कर ही नहीं पा रही थी। बड़ी बड़ी एसयूवीज को लोगों को धक्का देकर के निकालना पड़ रहा था और ऊपर से जो पानी आ रहा था, नदी की तरह से बह रहा था, बहुत ही तेज फ्लो के साथ था। उससे लग रहा था कि अगर जरा भी रफ्तार कम हुई गाड़ी की, तो गाड़ी को ये पानी बहा करके नीचे नदी में फेंक देगा। तो जिन लोगों के पास एसयूवीज थी, जो बड़ी गाड़ियां थी, वो पूरे पिकअप के साथ गाड़ी को आगे निकालने की कोशिश कर रहे थे। पर चूंकि पत्थरों का स्ट्रेच काफी ज्यादा था और पानी का फ्लो बहुत ही ज्यादा था, इस वजह से वो गाड़ियां भी अल्टीमेटली आगे जाकर फंस गईं। काफी देर तक मैं पीछे लाइन में लगी रही गाड़ियों की और अचानक मेरे दिल में एक आवाज आई कि इस रास्ते पर आगे बढ़ना बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ तो फिर भी मुझे रहने की जगह मिल जाएगी अगर मैंने गाड़ी बैक करी, पर अगर मैं आगे सुनसान जगह पर इसी तरह से फंस गई तो क्या पूरी रात हम सब मिलके एक कार में गुजार पाएंगे। मैं भी ऐसा सोच ही रही थी। सोचते हुए मैंने कार का इंडिकेटर दिया कि मैं गाड़ी को मोड़ना चाहती हूँ और यहीं पे छोटी गाड़ी होने का एक फायदा भी नजर आया। चूंकि गाड़ी छोटी थी, इसलिए उस सकरी जगह पर जहाँ पे इतना ह्यूज ट्रैफिक जैम था, किसी तरह से एक बस वाले की मदद से गाड़ी वापस मुड़ गई और कैंची धाम के ठीक सामने वाली सड़क पर एक होटल है ग्रीन वैली। हम जल्दी से आकर के वहाँ पर चेक इन कर गए, क्योंकि मुझे पता था जैसे ही मैंने गाड़ी बैक करी, बाकी लोगों के दिमाग का भी बल्ब जलेगा और वो भी गाड़ी को बैक करके इधर ही आने वाले हैं, क्योंकि उस पूरे रास्ते में एक ही होटल था। और वही हुआ। जैसे ही हम वापस आए, वापस कार्स की कतार आने लग गई और एक एक करके होटल के सारे कमरे फुल हो गए और उसी के ठीक बगल में एक और छोटा होटल था, उसके भी सारे कमरे फुल हो गए।
रोड पर दूर दूर तक कार्स की लाइन लग गई थी। खैर, होटल में चेक इन करने के बाद हमने चैन की सांस ली, पर हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ भी हमारे लिए क्या होने वाला है। जैसे ही मैं मनी मन नीम करोली बाबा को धन्यवाद दे रही थी, पता चला कि होटल के जस्ट पीछे 200 मीटर की दूरी पर पूरा रोड पानी में बह गया है और उसकी वजह से जो लोग जागेश्वर से या पीछे के रास्ते से नीम करोली बाबा तक आ रहे थे, वो उस रोड के पीछे ही रुक गए हैं और वो अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि वो रोड बनेगा नहीं। एक बार फिर से मैंने मनी मन बाबा को धन्यवाद दिया। रात को तो बहुत आराम से डिनर हो गया, लेकिन धीरे धीरे अगले दिन जब सुबह हुई तब हमें पता चला कि ये बारिश अगले 2 दिन तक रुकने वाली नहीं है, क्योंकि शायद हमने अक्टूबर के महीने में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बारिश हो सकती है इतनी तेज, तो हमने वेदर अपडेट चेक भी नहीं किया था और पता चला कि इन्हीं 3 दिनों में रेड अलर्ट घोषित हुआ था। तो यानी ये बरसात अगले 2 दिन तक रुकने वाली नहीं थी। धीरे धीरे होटल का राशन खत्म होने लगा, फिर उसके यहाँ धीरे धीरे पानी की बॉटल्स कम पड़ने लगी, फिर उसके यहाँ दूध खत्म हो गया। पास का गांव भी चूंकि सड़क टूट गई थी, इसलिए वहां से जाके कोई राशन नहीं लाया जा सकता था। सबको लिमिटेड राशन मिलने लगा और ऐसे में जो बगल वाला होटल था उसने लोगों को बहुत ही लिमिटेड वे में खाना खिलाना शुरू किया। शायद वो दंपति थे और वो जानते थे कि पहाड़ी बरसात क्या होती है और आदमी कैसे फंसता है, तो उनके पास राशन का बेटर इंतजाम था। आपको पता है, उस होटल से जो सीधी सड़क नीम करोली बाबा तक नीचे जाती थी, वो पूरी सड़क ब्लॉक हो चुकी थी, मटमैली मिट्टी और बड़े बड़े पत्थरों से। इतने ज्यादा पत्थर उस रास्ते पे आ गए थे कि हम पैदल भी नहीं चल पा रहे थे। और चूंकि बारिश बहुत तेज हो रही थी और रास्ते जगह जगह से टूटे हुए थे, इसलिए रोड साफ करने का भी कोई सवाल हो नहीं पा रहा था, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था कि बारिश बंद हो तब जाकर के रोड को साफ किया जाए। भाई, लेकिन मैं हर जगह एडवेंचर ढूंढ लेती हूँ। रात को जब हम होटल में इतनी तेज गड़गड़ाते हुए बादलों में, कौनती हुई बिजली में, गिरते हुए पत्थरों के बीच सोने की कोशिश कर रहे थे बिना लाइट के, तो हमने डिसाइड किया कि हमने नीम करोली बाबा के दर्शन तो करे नहीं है, तो क्यों ना हम नीचे उतर के पैदल जाके देखें। तो एक ट्रैकिंग वाला रास्ता जो था वो नीचे खुला हुआ था, तो हम फिसलते हुए मैं, वसु और आदि कैची धाम के आश्रम के गेट तक पहुंचे। पर गेट पर पहुंचकर देखा हमने कि वहां पर ताला लगा है और जो ब्रिज जिससे हम आश्रम के अंदर जाते हैं उसके ऊपर तक नदी का पानी उफान की वजह से आ चुका था। दहशत के मारे उस वक्त मेरी तो चीख निकल गई। मुझे अचानक केदारनाथ ट्रेजेडी याद आ गई। पानी इतनी तेजी से, इतनी ऊंचाई से, इतना उछल के आ रहा था कि लग रहा था पानी के ये बड़े बड़े गोले पूरा पुल उड़ाकर ले जाएंगे। आश्रम के गेट पे तो ताला लगा दिया गया था, क्योंकि आश्रम में पूरा अंदर तक पानी ही पानी हो गया था, तो दर्शन तो हम नहीं कर पाए और इसीलिए हम धीरे धीरे वापस चलते हुए अपने होटल में आ गए और फिर से दुबक करके अपनी रजाइयों में छुप गए। पर एक बड़ी प्यारी बात मैंने सुबह देखी। हमारे होटल में तो खाने की राशनिंग हो गई थी, लेकिन नीम करोली बाबा जी के आश्रम के बिल्कुल बगल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। उन्होंने फ्री में चाय और पूरी सब्जी बांटना शुरू किया, क्योंकि देखिए हम तो होटल अफोर्ड कर सकते थे, पर बहुत से यात्री ऐसे थे जो बस से सफर कर रहे थे, जिनका शायद उतना बजट नहीं होगा, तो वो सभी को फ्री में खाना और चाय दे रहे थे। हम दौड़ते हुए गए और हमने ताजी चाय और पूरी सब्जी फटाफट ले ली और लोग भी इतने अच्छे थे कि हमारे लिए रास्ता बनाया। मुझे उस वक्त लगा कि देखिए, इसे कहते हैं टीम स्पिरिट और इसे कहते हैं इंसानियत। उस रेस्टोरेंट वाले के पास जितना भी राशन था उसने वो सब लोगों में बांट दिया, यानी सबकी चाय, सबकी पूरी सब्जी बना करके जितने भी यात्री वहाँ पे इकट्ठा थे उनको समान भाव से सबको बांटा। मैंने दिल ही दिल में उसको इतना धन्यवाद बोला
मैंने कहा अगर ये इंसान नहीं होता तो इन बस के यात्रियों का क्या होता। पर देखिए ना, मुसीबत के समय में जब सब मिलकर के इकट्ठा होकर के काम करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। वापस होटल में हमको इस रात भी रुकना पड़ा, क्योंकि जैसा कि मौसम विभाग का कहना था अगले 3 दिन तक रेड अलर्ट था। अगले दिन हमारे फोन भी डिस्चार्ज हो गए, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी तो जनरेटर भी थोड़ी देर चल के बंद हो गया, क्योंकि उसकी भी डीजल सप्लाई खत्म हो चुकी थी। अब हम टोटल अंधेरे में थे, न पीने के लिए पानी, न चाय का इंतजाम और न ही भर पेट खाने की सुविधा। उस पर से मूसलाधार बरसता पानी, बड़े बड़े पत्थर गिरते हुए और कौनती हुई बिजली, ये सब कुछ मुझे इतनी दहशत दे रहे थे कि हम सब ने कान पकड़े कि अगली बार से हम जब भी पहाड़ी जर्नी करेंगे हम वेदर रिपोर्ट जरूर चेक करके ही आएंगे। खैर उस रात को जब मैं नीचे उतरी तो मैंने देखा कई गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, कुछ गाड़ियों की छतें पिचक चुकी थी और उसकी वजह ये थी कि ऊपर से लगातार बड़े बड़े पत्थर रास्ते में गिर रहे थे और जो कार्स किनारे खड़ी की गई थी उन सब से वो पत्थर आके टकरा रहे थे। तो किसी का शीशा टूटा, किसी की छत टूट गई, किसी की गाड़ी की हेडलाइट टूट गई। कुल मिलाकर के डैमेज इतना ज्यादा था कि मैं आपको बता नहीं सकती। उस डैमेज से भी ज्यादा था डर, जिसे डर नहीं, जिसे दहशत कहना ज्यादा सही होगा। हमारे पास अब पैसे भी खत्म हो गए थे, क्योंकि हमारे पास इतना कैश नहीं था कि हम 3 दिन तक उस कैश पर सरवाइव करते, और चूंकि इंटरनेट नहीं चल रहा था इसलिए डिजिटल ट्रांसफर भी संभव नहीं था। इसके चलते हम सब ने हमारे पास जितने भी कैश थे, चिल्लर 100 रुपए, 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, इस तरह करके हमने किटी पुल करी और किसी तरह से काम चलाया। फाइनली 2 दिन के बाद जब मौसम खुला और जब रोड साफ हुआ तब गाड़ी आगे बढ़ाने का टाइम आया, पर उससे पहले होटल का बिल भी क्लियर करना था और कैश हमारे पास बचा नहीं था। ऐसे में हमारे साथ के कमरे में 2-3 जेंटलमैन थे जो साथ में मिलकर जर्नी कर रहे थे। वो हमारे बहुत काम आए। देखिए ना, दुनिया में भरोसा बहुत बड़ी चीज है और मुझे पता चला कि आज भी भरोसा करने वाले लोग इस दुनिया में मौजूद हैं। मैं उनके पास गई और मैंने उनसे कहा कि प्लीज अगर आपके पास कैश है तो प्लीज क्या आप हमें थोड़ा कैश दे सकते हैं ताकि हम होटल का बिल पे कर दें। हम जैसे ही इंटरनेट वाले एरिया में पहुंचेंगे हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। एंड ट्रस्ट मी, उन लोगों के पास भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट था, लेकिन उन्होंने भी किसी तरह से खींचतान करके हमारी वहां पर फाइनेंशियल हेल्प कर दी। दिल से सच में दुआएं निकली और एक बार फिर से इंसानियत पर विश्वास कायम हो गया। तो होटल का बिल दे करके हम आगे बढ़े। तब हमने रास्ते में देखा आगे जाकर कि हमने बहुत ही अच्छा किया था कैची धाम में हॉल्ट लेकर, क्योंकि आगे की जो सड़कें थी उनका हाल बहुत बुरा था। कई जगह पर तो पूरा पूरा रोड उड़ गया था, इसलिए हमें कई डाइवर्जन्स लेते हुए काठगोदाम तक आना पड़ा। भीमताल तो हम पहुंच ही नहीं पाए क्योंकि वो रास्ता तो बुरी तरह से डैमेज हो चुका था। खैर, काठगोदाम पहुंचने के बाद जब हम सितारगंज के एवरग्रीन रिजॉर्ट पहुंचे तब जाके हमने चैन की सांस ली और हमने होटल में जा करके रूम में चेक इन किया, अपने आप को फ्रेश किया, बढ़िया लंच लिया और फिर हमने गाड़ी आगे बढ़ाई और हम गोला के दर्शन करते हुए लखनऊ वापस आ गए। भीमताल, नैनीताल, जागेश्वर, कौसानी, कैची धाम, इन सब की यात्रा हम कई बार कर चुके थे, पर जो यात्रा हमने इस बार करी थी ये यात्रा आई ओपनिंग थी। इसलिए क्योंकि पहाड़ों की लैंडस्लाइड क्या होती है, पहाड़ी बरसात में क्या डर होता है, और जब पहाड़ पे बरसात होती है और आप ट्रैफिक जैम में फंसते हैं और जब आप कहीं पर एक जगह पर रुकते हैं तो आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और कैसे आपकी जान को हर पल खतरा होता है, ये मैंने तब महसूस किया। तो कैची धाम की ये जर्नी जिसमें मैं नीम करोली बाबा जी के दर्शन नहीं कर पाई, ये मेरी लाइफ की बहुत ही डेंजरस जर्नी थी।
इतनी डेंजरस जर्नी मैंने कभी नहीं की थी। और इस जर्नी में लौटते वक्त कार ड्राइव करने में काफी पापड़ भी बेलने पड़ रहे थे, क्योंकि काफी मलबा हटाने के बाद भी सड़क उस शेप में नहीं आ पाई थी जिसपे गाड़ी स्मूथ चल सके। जगह जगह पे टायर के पंचर होने का खतरा था, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर, नुकीले पत्थर अभी भी रास्ते में पड़े हुए थे। मैं जैसे ही लखनऊ लौट कर आई, मैंने मंदिर की परिक्रमा करी और बाबा को धन्यवाद दिया। शायद उन्हीं की डिवाइन गाइडेंस से रातों रात हमने वहां रुकने का फैसला लिया था, क्योंकि जो लोग आगे निकल गए थे वो पूरी रात सड़क पे ही रुके रहे थे और उन्हें काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। मैं हमेशा से डिवाइन गाइडेंस पे यकीन करती हूँ और इस जर्नी में मेरा यकीन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। तो कहीं ऊपर वाला किसी न किसी तरह से हमारा साथ देता ही है और कोई ना कोई हमारी मदद के लिए आगे आ ही जाता है। तो आज का तो मेरा पॉडकास्ट कैची धाम की यात्रा पर था, जिसमें हमें डिवाइन गाइडेंस ने बचाया। पर अगली जर्नी में कहाँ की करने वाली हूँ? अगली जर्नी में मैं आपको गोवा ले चलने वाली हूँ। चलेंगे ना मेरे साथ? तो मेरी दुनिया विद वीरा में मेरे इस पॉडकास्ट को अगर आप पसंद करते हैं तो मुझे फॉलो करिए, बेल आइकन दबाइए और औरों के साथ शेयर प्लीज करिए ना। भारत की जो सुंदर सुंदर जगह हैं और जो भारत की सोल है, उसकी एक झलक सबको मिलनी चाहिए, है ना? तो अगली बार मिलने तक टाटा।